अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपके लिए अकाउंटेंट जोन लेके आया है बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स के हवाले से एक वीडियो। इसमें इससे पहले कि मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करूं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ बैकग्राउंड कि हमारे चैनल का जो पर्पज़ था वो प्रोफेशनल के लिए भी वीडियोस बनाना था, और जो स्टूडेंट्स थे जो कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो बनाना था। तो आज हम आपके लिए जो हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज़ है उसका दूसरा लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, और लेटर ऑन जो भी इनकम्स के हेड्स हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपके सामने शो हो रहा है, ये मैंने कुछ डेफिनेशंस को लिखा हुआ है जो कि आपके लिए जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके आगे मैंने ला का रेफरेंस भी दिया हुआ है ताकि अगर आप ला के अंदर उसको देखना चाहें तो वो आप देख सकें। इसके अलावा ये स्टेटस बता रहा है कि ये थ्योरेटिकल स्टेटस है, यानी कि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो कि आपको समझना जिनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और याद रखिएगा, ये थ्योरेटिकल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इसके अंदर हम सिर्फ रीडिंग करेंगे। इसके अंदर भी हम हर जो भी डेफिनेशन होगी उसको हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे भी। जैसे कि ये आपको मैंने ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, टैब हमने क्रिएट किया हुआ है और कुछ मैंने उसके न्यूमेरिक एग्जांपल्स बनाई हुई हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अच्छा, याद रखिएगा कि ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनका समझना ज़रूरी है वही यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। और जो जो हम करते जाएंगे उसको हम चेक मार्क करते जाएंगे ताकि हमें पता हो कि हम किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको अगर ये स्प्रेडशीट चाहिए होगी तो मुझे आप बता दीजिएगा, कमेंट में लिख के फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये स्प्रेडशीट भी दे दूंगा। जो भी हम लेक्चर करते जाएंगे उस पर यहाँ पे हम चेक मार्क करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही हम उसको चेक मार्क करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसको स्ट्राइक कर देगा कि ये हमारा लेक्चर मुकम्मल हो चुका है। सेम जो है वो दूसरी तरह है। तो ये मैं बेसिक डेफिनेशंस का गो थ्रू आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी हैं, लेकिन हम जो आज करेंगे वो सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जो है यही डेफिनेशन को हम देखेंगे डिटेल के साथ। तो डेफिनेशन में सबसे पहले आ जाता है रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट क्या होता है, फिर रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या होता है, फिर रेजिडेंट कंपनी क्या होती है, रेजिडेंट एओपी क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है, उसके बाद हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं। ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे हेड्स ऑफ इनकम को, ईच हर हर कॉन्सेप्ट को। फिर टैक्स ईयर भी आ जाता है। उसके अलावा पर्सन को कैसे इनकम टैक्स डिफाइन करता है, कंपनी क्या होती है, स्मॉल कंपनी क्या होती है, ईओपी क्या होती है, फर्म क्या होती है, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम क्या होता है, ज़कात क्या होती है, प्रिंसिपल टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, इनकम ऑफ जो माइनर चाइल्ड होता है उसको हम कैसे लेके चलेंगे, इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स क्या होता है, अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, फेयर मार्केट वैल्यू, receipts of income, physics of expenditure, session of source income, टैक्स ऑन डिविडेंड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। अच्छा, ये सारी वो चीज़ें होंगी डेफिनेशंस जो हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स के अंदर वन बाय वन करके डिटेल के साथ डिस्कस करते जाएंगे। आपको ये मैंने ला रेफरेंस लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके बाद जो है वो मैं दूसरे इसके आगे ला के पेजेस का भी रेफरेंस दे दूंगा ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो कि यार ये जो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है ये किस जगह पे हो रहा है। तो जो भी हम करते जाएंगे वहाँ पे चेक मार्क कर देंगे और ये इस तरह मुकम्मल कर देंगे। ये रिमार्क्स का मैंने कॉलम छोड़ा है, कहीं अगर हमारे नोट्स वगैरह हो गए तो हम यहाँ पे अपने रिमार्क्स लिख सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर जो है रेजिडेंट और रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की तरफ। तो इनकम टैक्स के अंदर जो है, इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि रेजिडेंट क्या होता है और नॉन रेजिडेंट क्या होता है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कुछ क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर तौर पे डेवलप हो सके कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। तो रेजिडेंट नो रेजिडेंट को पढ़ने से पहले हम ये क्वेश्चंस को देखते हैं, देन आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि ये इसका पढ़ना क्यों जरूरी है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई बिटवीन रेजिडेंट एंड नो रेजिडेंट एज पर टैक्स लॉ।
कि इसको डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, कि हमें पता हो कि ये पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हाउ वी कैन डिटरमिन स्टेटस ऑफ पर्सन एज पर टैक्स लॉ, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये आदमी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ये क्राइटेरिया हमें बताएगा। यहाँ भी हमने ऊपर देखा था कि हमें क्यों पता होना चाहिए कि ये पर्सन रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये आदमी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। फिर ये तीसरा क्वेश्चन है कि क्या जो इज एवरी सिटीजन पर्सन ऑफ पाकिस्तान इज रेजिडेंट पर्सन एज पर टैक्स लॉ, कि जो भी पाकिस्तान का सिटीजन है जिसके पास नेशनैलिटी है, क्या वो रेजिडेंट पर्सन है टैक्स लॉ के मुताबिक, या सिटीजनशिप और रेजिडेंट पर्सन होना एक डिफरेंट चीज है। इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ इज अ पर्सन है पाकिस्तान डोमिसाइल, क्या पाकिस्तान का एक आदमी जिसके पास डोमिसाइल है पाकिस्तान के किसी भी सूबे का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, तो क्या वो रेजिडेंट ही पर्सन होगा टैक्स लॉ के मुताबिक, या जरूरी नहीं है कि वो रेजिडेंट भी हो। मे बी एक पाकिस्तानी उसके पास डोमिसाइल हो सकता है पाकिस्तान का, नेशनलिटी पाकिस्तान की हो सकती है, लेकिन वो टैक्स लॉ के मुताबिक रेजिडेंट नहीं हो सकता। ये भी हम देखेंगे। उसके बाद यह है कि इज अ रेजिडेंट पर्सन विल रिमेन रेजिडेंट पर्सन होल लाइफ एज पर टैक्स लॉ। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि क्या एक आदमी जो पाकिस्तान में रह रहा है और वो रेजिडेंट पर्सन है फॉर द स्पेसिफिक टैक्स ईयर, लेट्स सपोज हम टैक्स ईयर 2023 की बात करते हैं, और वो उसके लिए वो टैक्स रेजिडेंट पर्सन बनता है, तो क्या ये जरूरी है कि अगर वो एक साल रेजिडेंट पर्सन रहा है तो वो सारे साल ही रेजिडेंट पर्सन रहेगा? तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है लोगों के दरमियान कि यार ये रेजिडेंट पर्सन इट मींस ये हमेशा ही रेजिडेंट पर्सन रहेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कैन अ फॉरेनर मे बी या रेजिडेंट पर्सन एज पर टैक्स लॉ, एक बाहर का आदमी जो जिसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं है, क्या वो भी पाकिस्तान के टैक्स लॉ के मुताबिक रेजिडेंट हो सकता है? ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किए, इससे तो एक तो इंटरेस्ट डेवलप होता है, और दूसरा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम क्लियर करते जाएंगे, ये देखिए हम उसको चेक मार्क भी करते जाएंगे कि ये क्वेश्चन हमने एड्रेस कर लिए। और इंशाल्लाह आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम ये सारे क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। तो उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा और आपको पसंद भी आएगा, और आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर भी कर देगा। ये कॉन्सेप्ट सीरीज है हमारी जिसको हम लेके चल रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक भी करें, शेयर भी करें, और आगे अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। अच्छा, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ कि व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई बिटवीन रेजिडेंट एंड नो रेजिडेंट एज पर टैक्स लॉ। कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि हमें ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है। अच्छा, ये जब हम प्रैक्टिकल सीरीज में जाएंगे तो उसके अंदर जब हम आयरस के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा और आपको रेफरेंस भी दूंगा कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर लेक्चर में पढ़ा था वो किस तरह अप्लाई होता है जब हम प्रैक्टिकली टैक्स रिटर्न वगैरह के मामला कर रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले ये देखें कि याद रखिएगा कि रेजिडेंट जो पर्सन होगा उसकी जो इनकम होती है वो चाहे वो दो सोर्सेज से होगी, एक पाकिस्तान सोर्स से होगी और एक फॉरेन सोर्स से होगी। पाकिस्तान सोर्स में क्या आ सकता है, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, और जो भी अदर सोर्सेज वगैरह आ सकते हैं। और बाहर से क्या हो सकती है, फॉरेन सैलरी वगैरह आ रही है, कुछ सर्विसेज वगैरह वो दे रहा है या कुछ भी है, तो वो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगी। जो भी रेजिडेंट पर्सन होगा याद रखिएगा कि उसका पाकिस्तान सोर्स इनकम भी और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों जो है वो टैक्सेबल होंगे। ये मैंने बोल्ड भी किया हुआ ताकि जो अहम चीजें वो आपको समझ में आ सके। याद रखना है कि जो रेजिडेंट पर्सन होगा उसका पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल होंगे। अच्छा, इसके बाद इसमें कुछ ना एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूड करनी है चीजें कुछ, जैसे प्रोविजंस होती हैं लॉ के अंदर कि पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम तो होगा दोनों टैक्सेबल, लेकिन अगर एक पर्सन है और उसको फॉरेन सोर्स से उसको सैलरी आ रही है और उस फॉरेन सोर्स सैलरी के ऊपर
जो है वो ऑलरेडी अगर टैक्स पेड कर चुका है तो उसके हवाले से वो इसके अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। उस पर कुछ पे टैक्स क्रेडिट मिलता है और कुछ के अंदर वो जो डबल टैक्सेशन ट्रीटी एग्रीमेंट्स होते हैं उसके तहत वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो याद रखना है कि जो रेजिडेंट पर्सन होगा उसका पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्सेबल होगा और फॉरेन सोर्स इनकम भी होगा। और ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसको भी आपने जहन में रखना है कि ये एक्सक्लूजन होगी अगर वो उस पर एप्लीकेबल होगी फॉरेन सोर्स इनकम के अंदर। या तो अगर मे बी डबल टैक्सेशन का ट्रीटी एग्रीमेंट भी होते हैं बाद कंट्रीज के अंदर, तो अगर वो एग्रीमेंट है तो फिर उसके फॉरेन सोर्स सैलरी के ऊपर वो टैक्स नहीं लगेगा अगर पाकिस्तान और उस कंट्री के दरमियान एग्रीमेंट हुआ हुआ है। और अगर वो टैक्सेबल ही नहीं है तो उस पर डेफिनेटली टैक्स नहीं लगेगा। और अगर वो ऑलरेडी ही टैक्स पे कर चुका है बाहर के कंट्री में तो वो डबल टैक्सेशन नहीं होगी, उसके ऊपर उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा और वो टोटल टैक्सेबल नहीं होगी। और इसीलिए हमने इसको एक्सक्लूडिंग के अंदर शामिल किया हुआ है। ये है रेजिडेंट पर्सन के हवाले से। नॉन रेजिडेंट पर्सन जो है वो आपने याद रखना है कि उसका सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम जो है वो टैक्सेबल होगा। याद रखें कि अभी हमने ये नहीं डिफाइन किया कि रेजिडेंट कौन होता है, नो रेजिडेंट कौन होता है। अभी हम अपने पहले क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं कि हमें रेजिडेंट और नो रेजिडेंट के अंदर डिवीजन करना क्यों जरूरी है। तो आप अब आपको समझ आ गई होगी कि रेजिडेंट पर्सन के दोनों सोर्स ऑफ इनकम जो है वो टैक्सेबल होते हैं, जबकि नॉन रेजिडेंट जो पर्सन होता है उसके सिर्फ और सिर्फ वन सोर्स इनकम जो है वो टैक्सेबल होता है और वो पाकिस्तान सोर्स इनकम। तो ये रीजन थी जिसकी वजह से हमें क्लासिफाई करना जरूरी था। अब मिसाल के तौर पे एक पर्सन आपके पास आता है और वो आपको कहता है कि जी मेरी टैक्स रिटर्न फाइल कर दें या मेरे टैक्स की कैलकुलेशंस कर दें, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि या वो रेजिडेंट पर्सन है या नो रेजिडेंट पर्सन। देन उसके बेस पे आप उसकी टैक्स की कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे। क्योंकि अगर आपने उसका स्टेटस चेक ना किया और मे बी वो नॉन रेजिडेंट हो और उसके सोर्सेज जो है वो पाकिस्तान के भी हों और फॉरेन सोर्स के भी हों और आप उसको टैक्स लगा दें, जो कि एज पर लॉ ठीक नहीं होगा। क्योंकि नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होगा, बाहर का सोर्स जो है वो टैक्सेबल नहीं है। ये सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। और इसके साथ ही हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई बिटवीन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, वो हमारा मुकम्मल हो गया है। इसलिए क्लासिफाई करना जरूरी है क्योंकि उसके एक सोर्स टैक्सेबल होता है और रेजिडेंट के दोनों सोर्स टैक्सेबल होते हैं, जबकि नॉन रेजिडेंट के सिर्फ एक सोर्स टैक्सेबल होता है। अच्छा, ये एक्सेल के हवाले से एक छोटा सा ट्रिक है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक्सेल के थ्रू चेक करना चाह रहे हैं कि इसके दोनों कौन से सोर्सेज टैक्सेबल हैं, तो सिंपल यहाँ पे जाके आप लाइक मैं अगर रेजिडेंट लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि ये इसके पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो टैक्सेबल है। और इसी तरह अगर मैं नॉन रेजिडेंट लिखता हूँ तो ये आपको बता देगा कि ओनली पाकिस्तान सोर्स जो है वो टैक्सेबल है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हुआ कि व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट एज पर टैक्स लॉ। तो इसलिए ये इसको क्लासिफाई करना जरूरी है। नाउ अच्छा चलें, अब हम चलते हैं अपना जो दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन डिटरमिन द स्टेटस ऑफ पर्सन एज पर टैक्स लॉ के मुताबिक। ये फर्स्ट स्टेटस हमने चेक किया कि हमें क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है नॉन रेजिडेंट को और जो रेजिडेंट पर्सन है उसको। इसके अंदर जो क्राइटेरिया है जिससे हमें पता चलेगा कि ये पर्सन रेजिडेंट पर्सन बनता है या नॉन रेजिडेंट पर्सन बनता है, वो ये है कि अगर एक आदमी पाकिस्तान के अंदर फिजिकली स्टे अगर उसका जो है वो वन फिजिकल स्टे पाकिस्तान के अंदर 182 डेज तक होगा तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। अगर 182 डेज से एक्सीड करेगा तो वो रेजिडेंट पर्सन होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है कि 182 डेज से अगर वो एक्सीड कर जाएगा तो वो रेजिडेंट पर्सन हो जाएगा। इसी तरह अगर गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉई है वो पाकिस्तान के बाहर जॉब कर रहा है तो वो चाहे 182 या 183 डेज या सारा साल ही बाहर रहे तो उसको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेजिडेंट ही रहेगा एज पर टैक्स लॉ के मुताबिक। और जो तीसरी चीज है वो ये है कि ये अगर एक सिटीजन है पाकिस्तान का और किसी दूसरे कंट्री का जो है वो रेजिडेंट नहीं रहा ड्यूरिंग द टैक्स ईयर तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का जो है वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिडेंट बन जाएगा। तो ये जो है डेज के हवाले से कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेंगी अगर किसी पर्सन का हमने स्टेटस चेक करना है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है।
जब हम डेज की कैलकुलेशंस कर रहे होंगे ये 183 डेज की, तो इसके लिए ये कुछ रूल्स जो है वो इनकम टैक्स ने डिफाइन किए हुए हैं रूल नंबर 14 के तहत इनकम टैक्स के अंदर, कि आपने कौन कौन से डेज जो है वो अपनी कैलकुलेशंस में लेने हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन जो है उसका डे ऑफ अराइवल, अगर पर्सन एक आदमी बाहर से पाकिस्तान के अंदर आता है, तो जिस दिन वो पाकिस्तान के अंदर आएगा वो दिन भी उस 183 डेज की कैलकुलेशन के अंदर काउंट होगा। इसी तरह अगर वो डिपार्चर करता है पाकिस्तान से, वो दिन भी होगा। अगर ये पब्लिक हॉलीडे है तो वो भी होगी। अगर वो जिस दिन को वो डे ऑफ लीव जो है, छुट्टियों के जो जो बीच में आते हैं छुट्टियां वगैरह, वो भी सारे काउंट होंगे। उसके अलावा अगर पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, कोई और इशू हो जाता है और उसके बाद उसको पाकिस्तान के अंदर रुकना पड़ता है, तो वो दिन भी उसके अंदर काउंट होगा। और इसी तरह ये दूसरी जो है हॉलीडे वगैरह की सारी दूसरे रूल जो है वो उन्होंने इसमें डिफाइन किए हैं। लेकिन मेन जो रेलिवेंट होते हैं वो अराइवल और डिपार्चर डेज की कैलकुलेशन चल रही होती हैं, या फिर तीसरा जो होता है स्ट्राइक वगैरह की वजह से जो डेज होते हैं वो नॉर्मली एक टेक्निकल चीज होती है। तो ये सारा रूल्स हैं, क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे आप चेक कर सकते हैं कि कोई पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर मैं इसको लॉन्ग इन शॉर्ट करूं तो 182 डेज से जो भी पर्सन एक्सीड करेगा फिजिकल स्टे पाकिस्तान के अंदर होगा, वो रेजिडेंट होगा। याद रखें कि इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो है वो नहीं आएंगे, ये दूसरे पर्सन की बात हो रही है। इन रूल्स को समझने के लिए मैंने कुछ 3 एग्जांपल्स क्रिएट की हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर हों। फॉर एग्जांपल अगर हम डेज की कैलकुलेशंस के हवाले से देखें, एक मिस्टर उसामा जो है वो लंदन में रहता है और चीफ अकाउंटेंट है ब्रिटिश कंपनी के अंदर, और वो पाकिस्तान के अंदर आया 1 मार्च 2022 को, और 7 अगस्त 2022 को वो पाकिस्तान से चला गया है। तो वो 1 मार्च को पाकिस्तान में आया। अब हमें चेक करना है कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उसको हम कैलकुलेशंस कर लेंगे। 7 अगस्त को गया तो आप देखेंगे 121 डेज है। याद रखें कि जब भी आपने डेज की कैलकुलेशंस करनी है वो 1 मार्च से 7 अगस्त तक नहीं करनी, आपने टैक्स ईयर के लिहाज से करनी है, जो कि मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। जैसे अगर हम टैक्स ईयर 2022 की बात करें तो ये 1 मार्च 2022 के अंदर आया और 30 जून 2022 तक जो है वो 121 डेज बनते हैं। अगर आप फार्मूला भी देखें तो वो 30 जून 2022 तक लगा हुआ है। तो इसका मतलब मार्च अप्रैल मई और जून, 4 महीने, यानी कि ओवरऑल 121 डेज। तो 121 डेज इज लेस देन 183 डेज। सो इसका मतलब जो है ये नॉन रेजिडेंट है, और नॉन रेजिडेंट की वजह से इसका सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होगा, फॉरेन सोर्स जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। एक दूसरी एग्जांपल है मिस्टर यासर जो है, ये फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और बाहर काम वगैरह करने के सिलसिले में गए हुए हैं और ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही हैं। ये पूरा साल ही पाकिस्तान से बाहर रहे हैं। तो अगर हम डेज के लिहाज से देखेंगे तो ये डेज के लिहाज से तो 183 डेज से पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान में नहीं है। तो 183 डेज के लिहाज से तो ये नॉन रेजिडेंट होंगे। लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, इसलिए चाहे ये पाकिस्तान से पूरा साल ही बाहर रहें, ये रेजिडेंट ही कंसिडर किए जाएंगे, जो कि मैंने आपको टैक्स लॉ के मुताबिक इस टेबल के अंदर भी बताया हुआ था और इसको कलर भी किया हुआ था। तीसरी चीज जो है वो ये है, पर्सन एक मिस्टर टिंगू जो कि अपॉइंट हुए यूके कंपनी के अंदर, वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं और अपनी पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज देते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर 15 दिसंबर 2021 को आए। फिर उन्होंने ऑफिस को ज्वाइन किया 20 दिसंबर को। उसके बाद जो है वो चाइना के ऑफिशियल ट्रिप पे चले गए और 21 मार्च से 30 मार्च तक ट्रिप पे रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये 20 मार्च को ये डिपार्चर किया इन्होंने, क्योंकि 21 मार्च को ये चाइना के अंदर थे। सेम ये ईरान की वेकेशंस पे गए 12 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। उसके बाद स्वात के अंदर ये वेकेशंस में गए, तो स्वात के अंदर चूंकि ये पाकिस्तान के अंदर है तो ये उस लिहाज से ये पाकिस्तान के अंदर ही रहा। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना कि 15 दिसंबर को ये रहा, 15 दिसंबर को ये पाकिस्तान के अंदर आया, तो इसका अराइवल डेज जो है 15 दिसंबर, ये भी डेज के लिहाज से कैलकुलेट होगा। और अगर आप नीचे जाके देखेंगे हमने इनके डेज कैलकुलेट किए हुए हैं। दिसंबर के अंदर 17 डेज हैं, क्योंकि 15 दिसंबर उसमें शामिल है। उसके बाद जनवरी में ये वहाँ पाकिस्तान में ही रहे, फेब में भी रहे, और मार्च के अंदर 21 डेज रहे, क्योंकि ये 21 मार्च 30 मार्च तक बाहर थे। क्योंकि 20 मार्च को ये पाकिस्तान से गए, तो 20 मार्च भी वो डेज जो है वो काउंट होगा। तो 20 डेज जो थे वो मार्च के पहले, और 1 मार्च का जो दिन था वो 31 मार्च वाला वो लास्ट, तो ये 30 इस यहाँ पे 21 डेज आ रहे हैं।
अप्रैल में भी आप देखें तो ये 11 अप्रैल को इनका डिपार्चर था, क्योंकि ये 12 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जो है वो ईरान में रहे हैं। तो ये अप्रैल के जो डेज हैं वो 20 डेज ये बनते हैं। मई के पूरा महीना मई में रहे पाकिस्तान के अंदर, और जून का भी जो है वो पूरा महीना पाकिस्तान में रहे। तो अगर इनके डेज के काउंट करें तो 178 डेज बनते हैं, जो कि लेस देन और इक्वल टू, जो कि 180 डेज 2 डेज तक 82 डेज से कम है, जिसका मतलब ये नो रेजिडेंट है। और नो रेजिडेंट होने का मतलब इनका सिर्फ पाकिस्तान सोर्स जो है वो टैक्सेबल होगा, जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो इस लिहाज से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं किसी का स्टेटस, तो वो भी मुकम्मल हो गया। कि इसी दूसरे क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, इससे हमारे जो बाकी क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि इज एवरी सिटीजन पर्सन ऑफ पाकिस्तान इज रेजिडेंट एज पर टैक्स लॉ? नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में देखा कि जैसे कुछ पर्सन थे जो कि रेजिडेंट भी थे और नो रेजिडेंट भी थे, लेकिन वो सिटीजन नहीं थे, तो उसकी वजह से वो रेजिडेंट नहीं हुए। तो इससे ये जाहिर होता है कि कोई भी सिटीजन जो पर्सन है वो रेजिडेंट हो पाकिस्तान का, वो जरूरी नहीं है। आपने फिजिकल स्टे को देखना है कि वो कितने दिन पाकिस्तान के अंदर रहा है। इसी तरह ये पाकिस्तान इज अ पर्सन है डोमिसाइल, ये भी इसी तरह इसी क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाता है कि अगर वो, हमने स्टेटस चेक करना है कि अगर वो 182 डेज ज्यादा पाकिस्तान के अंदर स्टे रहा है, चाहे उसकी नेशनैलिटी या सिटीजनशिप कोई भी हो, वो पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा। इसी तरह अगर एक रेजिडेंट पर्सन जो है वो 1 साल में रहा है, लेकिन अगले साल में वो जाके 183 डेज से ज्यादा जो है वो बाहर रहा है, तो वो फिर रेजिडेंट नहीं रहेगा पाकिस्तान के लिहाज से। तो ये क्वेश्चन भी इसके अंदर कवर हो जाता है। और क्या फॉरेनर जो है वो भी पाकिस्तान का रेजिडेंट हो सकता है? तो डेफिनेटली वो भी रेजिडेंट हो सकता है, अगर उसका जो फिजिकल स्टे है पाकिस्तान के अंदर 182 डेज से ज्यादा होगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही कवर होता है तो वो बाकी सारे क्वेश्चंस को हमारा एक्सप्लेन कर देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।